एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन में साथे थी रहे। हाँ, कई सारा अंग्रेजों तो था जो भारत से प्रभावित हुआ था। होम रूल आंदोलन चलाए थे 1915 में वो बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन का मतलब होता है, होम रूल आंदोलन के मतलब होता है, होम मतलब घर और रूल मतलब शासन। शासन, यहाँ नियम नहीं है, शासन पढ़ना है। हाँ, यानी घर का शासन। जो अंग्रेज था वो कौन था? विदेशी था, दूसरे देश के था। तो होम रूल आंदोलन पहले चला था आयरलैंड में, इस तरह के आंदोलन। तो वहां से प्रभावित होकर के बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भी भारत में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है होम रूल। वो तो 1925 में हुआ था। केबी हेडगेवार आए, इसका सिद्धांत था हिंदुत्व की स्थापना। शुरू से कर रहा है, इसीलिए देखना कभी कभी मोदी जी पर लगाया जाता है इल्जाम कि आरएसएस के लिए हिंदू राष्ट्र करते हैं। आरएसएस अभी भी है, उसी का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आर राष्ट्रीय से आर, स्वयं सेवक से एस और संघ से एस, RSS। समझ ले काय वाली रे? अरे काय गो लइकवन के निकाले ला हो। तो चल अब यहाँ से बाहर निकल। हाँ, खून विद्रोह, खून विद्रोह लगता है उड़ीसा में हुआ है। कब है ओकरा में डेट के लेके कंफ्यूजन है हमरा। रंपा विद्रोह कब हुआ है? हाँ तो 14 होगा। चलो सब कोई शांत। ओए पूछा पूछी खत्म। सब चुट्टन के पूछेला हम शुरू के लिए सब हमरे से पूछना शुरू कर दे। आए 1907 में बहुत कुछ होले तो कांग्रेस का स्थापना 1907 में बहुत कुछ होले। तू कौन जानल चाहे थे? तो बंगाल 1905 में होले है। चलो इधर देखो, बोल 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 जल्दी बोल। हाँ 1907 में, एक मिनट रुको, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जेकरा में कांग्रेस टूट गया था नरम दल और गरम दल में। 1907 में ही लगता है इनका भगत सिंह का जन्म हुआ था। हाँ तो आओ आओ आओ, ढेर घटना होली है, सब हमरा याद है। पूरे विश्व में कितने सारी घटनाएं हुई 1907 में, है ना जी? रूस में 1907 में कुछ हुआ है। 1905 में तो हुआ है रूस जापान के युद्ध। 1907 में थोड़े हुआ है ना। शांति बैठो पहले। वो आओ लगता है मोनसेविक दल, बलसेविक दल टूटा था, नाम दूसर था, हमरो कंफ्यूज करके सब धरवा दे है। चलो अभी यहाँ देखो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वही टूट के बना था। तो इधर देखो, ए लड़का अब सवाल जवाब बंद, अब चैप्टर। आज हम लोग हिस्ट्री लेके आए हैं सब अपन पागल कहीं के न बोले पहले ही कि इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, 2 चैप्टर लगातार पढ़ेंगे, करवे बेईमानी। चलिए अब नहीं लाए हैं तो ठीक है, आप कहाँ अंडरलाइन कीजिएगा अपन समझिए। ओहो हाँ, पुस्तक के नाम वही है थी, दास कैपिटल। वो तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो तो दोनों मिलकर निकाले थे, घोषणा पत्र है। वहाँ ऑप्शन में ए और सी कैसे करके कुछ दिले है, ए और बी दोनों आए तो दिले तो ठीक। देखो यहाँ पे इधर आ जो, अब उन्हें वाला के छोड़ इन्हू देख,
अर्थव्यवस्था और आजीविका हम लोग का इतिहास का 5वां चैप्टर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए रहेंगे। और आप लोग बुक नहीं लाए हैं, हम कई बार बोले कि इकोनॉमिक्स के बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग तो थेथर के जड़ हैं, काहेला सुने जाए। देखिए इधर, अभी धर के कूट देता कहेगा कि कूट ही रहा है मास्टरवा, पहले तोड़े कूटेंगे बैल कहीं के, पते न रह रहा है। अब यही सुन ले, जब इसका 2 चैप्टर खत्म होगा तो राजनीति शुरू करेंगे, बोले चाहे ना बोले, काहे का लाइन से चलते रहे तो लाइने से नहीं चलेगा। और राजनीति के हमारे आपकी सूर है ना कि पूरा खत्म करेंगे, हिस्ट्री खत्म थोड़े करेंगे, अगला बीट में खत्म करते जाएंगे। यानी अगला बीट में इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर खत्म, इतिहास 2 चैप्टर खत्म, राजनीति खत्म में रहेगा, काहे कि 1 चैप्टर बचेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, खींच देंगे साथ हुए में। यानी कि राजनीति 3 चैप्टर एक के बार खींचेंगे। सितंबर में राजनीति के काम तमाम, अक्टूबर में तुमको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के काम तमाम रह जाएगा, एगो भूगोल तो सुर 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 खत्म होगा, रोज उहे ना पढ़ेंगे, धड़ाक धड़ाक खत्म होगा। यानी कि नवंबर आते आते तक खत्म, ठीक। और उसके बाद क्रैश कोर्स, तो छुट्टी आप मारिएगा तो हम क्या करें, हम छुट्टी नहीं देंगे, है तो क्या। आपको दशहरों में मिलेगा तो खूब मिलेगा, तो 1 दिन मिलेगा, हाँ ना, तो वो खींच देंगे माथा के। अगर लगा कि सिलेबस पीछे भाग रहा है, मेला घूमे तोरा बजारे ना तो मेला लगल है, घूमो सुबेरे कौन मेला घूमे जाए, सुबेरे पढ़े आओ। देखो यहाँ पे वही काम होगा 12th में, जो 11th वाला जाएगा तो 2 जनवरी से उसे कह दिए भैया कि भुला जाइए कि छुट्टी का हुआ है, नो छुट्टी, ओनली ऑन पढ़ाई, पढ़ाई होगा तो होगा। कोई ऑप्शन कि आ गया कि हाँ छुट्टी है तो है, आ जाओ यहाँ पे। किताब लाया नहीं है यानी हम कुछ बके चल जाए, तूने का कोई अता पता ना, चलिए ठीक है। हम बोले थे कि किताब ये सब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो मुख्य चीजें पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले कोई भी देश के अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है कौन, कृषि उद्योग। भले आज सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा हो गया है, ये हम मानते हैं इसको। हाँ देखो, जब मनुष्य का जीवन शुरुआत हुआ था तो सेवा क्षेत्र के इतना योगदान तो नहीं था, उद्योग भी उतना नहीं था। अगर कुछ रह गया था तो कौन था, ये। हाँ ये कहो कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ये चीजें थी, इतना शक्तिशाली बना, और विश्व गुरु बनने में इसका एक योगदान नहीं था। हर चीज में हम लोग आगे थे, ठीक, ज्ञान में, दर्शन में, विज्ञान में, मैथ में, कृषि में, युद्ध में, हर चीज में। तब समझ गए आप। देखिए यहाँ सबका उत्थान पतन आता है। एक समय था जब भारत का उत्थान था, अभी पतन चल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है कृषि और उद्योग, ठीक। यह पर लोगों का जीवन आश्रित होता है, यही से लोगों की आजीविका चलती है, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। समझ गए। और जीवन में याद रखना, आज जिसका सबसे ज्यादा कम योगदान है वही सबसे महत्वपूर्ण है, प्राथमिक क्षेत्र। अगर कृषि नहीं है तो 2 और जो है वो नहीं चलेगा, आने वाले समय में ठप पड़ जाएगा। कई सारे उद्योग जो है वो तो चल ही रहे कृषि से, जिसको हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे कि बताए थे कि चीनी उद्योग है, कृषि जनित उद्योग है। कपड़ा के जो उद्योग है कृषि जनित है, नहीं कपास उगाएंगे बनाइए कपड़ा। हम मान लो कपड़ा तो कहेगा कि हम बना लेंगे नैलूनी सबसे, पॉलिस्टर से, ठीक है। चीनी बना के दिखाइए, खाइएगा खाइएगा, ठीक। अब खाइएगा ही नहीं तो फैक्ट्री में क्या कमाइएगा, आप का सेवा करिएगा, का शिक्षक बनिएगा, दोनों बेकार है। हाँ तो दो कमाए में थोड़ा मन लगता। हमारे पापा कहते हैं कि पेट भरा है तब बुद्धि निकला है, बिना पेट भरले बुद्धि ना निकले। ये धर्म, जाति, लिंग भेद, ये जो बुद्धि प्रवचन यहाँ आपके जो हम टकर 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 कर रहे हैं, इसलिए कि रातें भर पेट नरेटी पर ले ठूस के खाई ले, 4 दिन के भूखे रहते आते। तो सबसे पहले प्राथमिक ही हमको जरूरी है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि ही। खैर जो भी हो, तो ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के युग में कृषि के तुलना में उद्योगों का महत्व बढ़ा है, और इससे भी ज्यादा हम लोगों को किसका बढ़ा है, सेवा क्षेत्र के। आज कृषि और उद्योग के लगभग देखो तो एक ही समान है, एगो 18 एगो 23 के आसपास आता है, तो लगभग समान यहाँ पे योगदान है, यानी समान अनुपात।
मतलब एक जैसन। हाँ मैंने 2 रुपया हम दिली 2 रुपया तू दिले, तो ये वाली समानुपातिक दोनों के बराबर है, 2 तोरो 2 हमरो। यहाँ पे कहा जा रहा है कृषि और उद्योग में, अब पूरे तरह से बराबर नहीं है। कृषि में हम लोग कल ना देखे रे 18% था, 23% था, कितना के अंतर है, मात्र 5 के ना आसपास में है। ठीक, और ये जो 5 आगे बढ़ा है, पहले 18 क्रॉस करके यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि एक टाइम था जब कृषि के योगदान इतना % भी हुआ करता था। ठीक, तो ये घट के 18 पे आया है, तो जाहिर सी बात है कि सेवा क्षेत्र और जो उद्योग क्षेत्र है वो दोनों ही इसको पार किया होगा। एक ऐसा जगह है जहाँ दोनों मिला होगा, यानी कभी तो एक जगह पे मान लो 22 पे मिला होगा, तब 22 से 23 है ना, तब मान लो तुमको 21 पर 20 पर मिला होगा, तो एगो आगे गया एगो पीछे गया, तो एगो 18 पर आ गया एगो 23 पर चल गया, इस तरह से कहीं तो मिला होगा। ठीक, तो आजकल समानुपातिक माना जाता है। अभी जो टाइम है हम लोगों को, ये औद्योगिकरण का दौर है। ठीक, मशीनीकरण का दौर है। और सवाल यहाँ से MBBI तुमको बनता है, पहला क्वेश्चन, औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से हुई? या पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? ठीक, तो मशीनीकरण और औद्योगिकरण इन दोनों की शुरुआत कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के जगह और क्या लिखा रहेगा? इंग्लैंड रह सकता है। कब हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद, समझ गए? उत्तरार्ध मतलब क्या होता है? 1850 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिकरण के या मशीनीकरण के शुरुआत होता है। ठीक, यानी औद्योगिक, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति मतलब बीते कुछ वर्षों में ही इतने उद्योग खुल जाते हैं, इतने उद्योग कि 2 शहर के नाम आता है, लंकाशायर और मैनचेस्टर। ये सब वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर उस समय पे नाम लिया जाता था, यहीं पे है मैनचेस्टर और लंकाशायर, दोनों ब्रिटेन इंग्लैंड के ही शहर है। और उस टाइम पे ऐसा शहर था कि अगर नाम लो लंकाशायर और मैनचेस्टर, तब दिमाग में खाली फैक्ट्री एवे करता था, इंडस्ट्री है, इतना इंडस्ट्री लगा था। इसलिए उस दौरान, उस दौर को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। उतना नहीं बढ़ सकता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उद्योग बढ़ाने में सिर्फ कृषि का योगदान नहीं होता है। जो कृषि जनित उद्योग है वो बढ़ेगा, जैसे में चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, सोस वाला हो गया, टमाटर में खेले हैं। ठीक, या मसाला बनाने वाला जो हो गया, तुमको सरसों के तेल यूज करता है, उसका जो उद्योग हो गया, वो सब बढ़ेगा। हाँ हाँ, जो भी हो, तो कृषि पर निर्भर जो उद्योग है वो बढ़ेगा। समझ गया? ये याद हो जाएगा। ठीक, हाँ, मशीनीकरण और औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1850 के बाद ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यही हुआ है। एकदम MBBI थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सवाल है कि औद्योगिकरण कहा था, औद्योगिकरण होता क्या है? तो समझिए, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जहां पे वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य द्वारा यानी मानव श्रम, मजदूर द्वारा न करके मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक, समझ गया? इसको अपना ऐसे भी बना के लिख सकता है कि वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य श्रम द्वारा न करके मशीनों द्वारा कराया जाता है, तो उसे हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। इसी को घुमाते रहिए। समझ गया? तो ये हो गया तुमको औद्योगिकरण के डेफिनेशन। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर के मशीनों के द्वारा होता है। अब एक मनुष्य काम कर रहा है, एक मशीन काम कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन काम करेगा? मशीन। यानी जितना हम उत्पादन कर रहे थे मनुष्य के रूप में, मानव श्रम के रूप में, सीधी सी बात है मनुष्य उससे मनीष करें, मशीन है। समझो, पहले जितना उत्पादन हम एक मानव श्रम के रूप में कर रहे थे, मशीन उससे ज्यादा करेगा। तो उत्पादन ज्यादा होगा तो बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। तो अपने देश में बेचेंगे, मार्केट बढ़ेगा। और ज्यादा उत्पादन होगा तो दूसरा देश चाहिए, जिसने उपनिवेशवाद को जन्म भी दिया है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण के कारण क्या क्या थे और कैसे उपनिवेशवाद भी उसका कारण बना है। एक तरफ है कि औद्योगिकरण के कारण उपनिवेशवाद आया,
दूसरी तरफ है कि उपनिवेशवाद के कारण ही औद्योगिकरण का विकास हुआ है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इंग्लैंड में बहुत ज्यादा सामान का उत्पादन होने लगा तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। तो देखा कि अगर मान लो जैसे भारत को अगर इस पर हम कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ के कच्चा माल भी लेके जाएंगे और अपना तैयार माल लाके यहाँ बेचेंगे भी, दोनों चीज हो जाएगा पूर्ति। तो मार्केट भी मिल गया और कच्चे संसाधनों की जो पूर्ति करनी थी वो भी पूरा हो गया। इसलिए वो क्या किया, उपनिवेशवाद को बढ़ाया, यानी कि जगहों पर कब्जा करना शुरू किया। या ये कहो कि ये जगह पर कब्जा कैले था, क्योंकि कब्जा शुरू तो ये कब से कर दिया था, 1757 के बाद जब प्लासी का युद्ध शुरू होता है, इसके बाद ही शुरू कर दिया था। और औद्योगिकरण कब आया है, 1850 के बाद। तो इससे पहले तो ये कब्जा कैले था। तो ये कहो कि कब्जा जब किया तब औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ। दोनों चीज समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? उसके बाद ये देखो, औद्योगिकरण आने से पहले ही भारत के कई सारे जगहों पे, जैसे मान लो हमने के, अब भारत के मैप तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे मान लो कि हम ऐसे मान लो ये भारत है हमारा, ठीक, तो भारत के अब मैप से निकाले हैं, लेना थोड़ा सा अंडा ना चाहो। अब हमारे टीचर कहीं सिखेबे नहीं किया, तब हम क्या करें, हम कभी सीखे नहीं। स्मार्ट बोर्ड है, कोई मतलब नहीं है, नेट जुड़ले नहीं है, अब फाइल कहाँ है पता नहीं, रुको सबके हम अलग रखते हैं बना के अपन एगो फाइल में, ये में देखो इन्हें। अब देखो अधिकरण क्या होता है, समझ गया? अधिकरण में हुआ का, इसको कैसे विकास होता है, अधिकरण कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए जरूरत है आपको नए नए मशीन के, ठीक। क्या क्या आवश्यकताएं हैं अधिकरण के लिए, तो नया मशीन चाहिए, तकनीकों का विकास होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पूंजी होना चाहिए ताकि आप उसमें निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे श्रम, मजदूर, लेबर, ठीक, मेहनत। अगर ये सब चीज मिलता है तब जाकर के औद्योगिकरण का विकास होता है। मशीन, तकनीक, निवेश और उसके बाद श्रम, इनकी आवश्यकता है। और ब्रिटेन में सब चीज था, इसलिए वहां पे औद्योगिकरण का विकास हुआ, ठीक। यहाँ पे बात हो रहा है कि औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुआ है, अभी हम बताया 1850 के बाद। इससे 100 साल पहले जाओगे, यानी 1750 में, तब वहां पे भी औद्योगिकरण नहीं था। 1850 के बाद हुआ है। उस टाइम ब्रिटेन भी क्या था, मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। वहां के 80% जनसंख्या क्या कर रहा था, 1750 में ब्रिटेन के 80% जनसंख्या गांव में निवास कर रही थी और क्या कर रही थी, कृषि, यानी शहरीकरण भी नहीं था। शहरीकरण को भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ है, शहर और शहरी जीवन, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, तो 80% जनसंख्या क्या कर रहा है, गांव में रह रहा है, काम का कर रहा है, कृषि का। समय कब है, 1750। क्यों इस टाइम तक, क्या इस टाइम पे भारत पे कब्जा कैले है, अभी कब्जा भी इसका नहीं है। जब कब्जा करेगा, यहाँ से ले जाएगा भर भर के, वहां पे उसको फायदा होगा, तो धीरे धीरे शहरीकरण के विकास होगा। लोग कृषि क्षेत्र से छोड़ के उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आएंगे, और वही चीज आने वाले 100 साल में किसमें बदल जाएगा, औद्योगिकरण में। क्योंकि नए नए मशीनों का इस टाइम पे आविष्कार होने लगेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ती है, पूर्ति नहीं हो पाता है मनुष्य द्वारा। आगे हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से औद्योगिकरण आया, ब्रिटेन में ही क्यों आया, उसका भी कारण है, ठीक हो, ठीक हो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं। ब्रिटेन के उद्योग में कपड़ा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इसी का वहां पे उत्पादन होता था, कपड़ा का, ठीक, वस्त्र उद्योग। समझिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ सकता है। समझ गए कि ब्रिटेन का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो कपड़ा उद्योग। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे कपड़ा उद्योग के अलावा बात करें तो और कौन कौन सा उद्योग था, तो तुमको सूत वाला उद्योग, सूत कताई होगा, फिर वही से कपड़ा बनाने का काम होता था, तो उसका भी उद्योग था। ऐसा छोटे स्तर पर था, यानी गांव में ही होता था। फिर धीरे धीरे इसका विकास होगा 1850 के बाद, जब मशीनीकरण आएगा तब, समझ गए, नए नए मशीनों का आविष्कार होगा तब। तो सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उद्योग, ये सब था। और ये सब का संचालन हाथ से होता था या फिर हाथ से चलाए जाने वाले मशीन से होता था, यानी बिजली वगैरह इस सबसे चलने वाला मशीन नहीं था। हथकरघा था या फिर चरखा था, उसी से बनाइए कपड़ा। ये आपको मिट्टी का बर्तन बनाना है तो वही चाक पर बनाइए। यानी कि जितने भी काम होते थे वो सब किससे होते थे, हाथ से। तो इसमें उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो क्या था, बहुत स्लो था। और धीरे धीरे 1750 के बाद तो भारत में वो कब्जा करना शुरू कर दिया,
भारत से खाली समझो, भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया तो उसका क्षेत्र बड़ा होने लगा, तो बेचने के लिए उसका मार्केट भी बड़ा हो रहा था। और जिस प्रकार से ये बना रहा था, जिस प्रकार से ये बना रहा था हाथ से, क्या इससे ये ब्रिटेन में, भारत में या बाकी के जहां पे ये उपनिवेश स्थापित किया था वहां ये पूर्ति कर लेता? क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही धीमा थी, एकदम धीमे धीमे चल रहा था। तो ऐसे में जरूरत थी औद्योगिकरण के, तो इसलिए औद्योगिकरण भी होता है। ये समझे इतना दूर? आगे देखिए, बढ़ती हुई मांगों की वजह से व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे। जो शहर में लोग थे उत्पादन करके बेच रहे थे, अब ब्रिटेन में भी मांग बढ़ रही है और अलग अलग देश में व्यापार कर रहा है तो वहां भी मांग बढ़ रही है। आगे सामान पहले ले रहा था, इंग्लैंड, ब्रिटेन का इंग्लैंड है ना। हाँ, इंग्लैंड में तो संख्या कम है, सामान खरीद रहा था। आज सामान का बेचा इंग्लैंड ना, यहाँ भी बेच रहा है। और मान लो यहाँ के जो कंपनी है, जियो के तो सिम है तो खाली भारत में बिक रहा है, टाटा के कंपनी है तो खाली भारत में लोहा बेच रहा है, भारत के अलावा भी विदेश में बेच रहा है। ठीक, अगर हम मान लो कोचिंग चला रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं पढ़ाने का, तो खाली हम यही दे सकते हैं? अगर यहीं पे हम चाहें तो सबके हम पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम और अलग अलग जगह ब्रांच खोलेंगे ना पूर्ति करने के लिए, अब मांग बढ़ेगा तो हम टीचर बढ़ाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार ना, रूस पे नहीं, उस सबके तो आपसी लड़ाई चलते रहा है। कब्जा किया मुख्य रूप से भारत पे, अमेरिका पे और दक्षिण अफ्रीका पे मुख्य रूप से, और भी छोटे छोटे हैं लेकिन मुख्य रूप से ये बड़े देश जहाँ पे इसका कब्जा था, ब्रिटेन का। हाँ ठीक, और भी देश था, फ्रांस हमेशा इसके लिए उसका लड़ाई भी चलते रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वही रहा है। तो देखो मांग बढ़ गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था। अब उसकी पूर्ति व्यापारी लोग जो है वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो चले अब गांव के तरफ, और गांव के लोगों को काम देना शुरू किया कि आप हमको ये वाला उत्पादन करके दीजिए। तो गांव के लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर दिए, वहां के जो किसान थे, मजदूर थे, वो भी ये काम करने लगे और इसकी पूर्ति करने लगे। लेकिन पूर्ति फिर भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मशीनीकरण आएगा। तो क्यों नहीं हो पा रही थी वो आगे हम देखेंगे। अभी समझो, इसमें एक चीज आएगा तुमको, आदि औद्योगिकरण। ये क्या होता है? अगर पूछ दे कि आदि औद्योगिकरण क्या है, तो बता देना कि औद्योगिकरण से पहले भी तो उत्पादन के काम चल रहा था, भले ही धीरे प्रक्रिया में चल रहा था, धीमे धीमे हो रहा था, लेकिन चल तो रहा था। तो उसके पहले के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। अब तुमको शब्दों में लिखना है, तब बोलना कि मशीनीकरण के पहले, यानी मशीनों के आविष्कार के पहले जो औद्योगिक विकास होता था, तो औद्योगिक विकास के वो दौर जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। जब घर में हाथ से या छोटे छोटे हथकरघा, ये सब से, छोटे छोटे मशीनों से, कुम्हार के चक्की से, लोहार अपना हथौड़ा, ये सब से यूज करके जब वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था मशीनों को आने से पहले, तो उस दौर को हम क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। आदि मतलब पुराना औद्योगिकरण, क्योंकि वो भी औद्योगिकरण का ही एक दौर ही था, लेकिन इतना नहीं था, धीरे धीरे था। समझ गई? तो परिभाषा में इसको तुमको यही लिखना है। एक चीज और आता है तुमको इसमें, गिल्ड प्रथा। हाँ तो देखिए लिखल है, क्या हुआ है, हमारा से पूछा है। देखो गिल्ड प्रथा क्या था। गिल्ड प्रथा में क्या होता था ना कि यहाँ पे व्यापार या शिल्पकार ये लोग जो हैं, उन लोगों का अपना एक संगठन होता था, पूरा संगठित रूप में, उसको हम कहते थे गिल्ड। ठीक, ये क्या करते थे? उत्पादन, व्यापार और कारीगरों के हितों की रक्षा करते थे। मतलब मान लो हम कारीगर हैं, हमारे से काम करेला, पैसा ना दिला तब हम कहाँ जाएं? तो वो पूरा अपना मिल करके एक समूह बने हुए थे। आज भी है, मजदूरों का अपना संघ होता है, डॉक्टर का अपना है, विद्यार्थियों का अपना है, किसान का अपना है। अगर उनके हित के अनुसार सरकार काम नहीं करेगी, या कोई व्यवस्था प्राइवेट भी, निजी भी है, वो काम नहीं करेगी, तो क्या करते हैं? उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके अपने हितों की रक्षा करते हैं। तो गिल्ड प्रथा में यही चीज होता था, समझ गए? मजदूरों, कारीगरों, व्यापारों के हितों की रक्षा की जाती थी। शिल्प जगत मतलब ना समझता है। अब शिल्प में दो चीज होता है, एक होता है शिल्पकार, आर्किटेक्चर, घर के डिजाइन सब बनाने वाला भी होता है। ठीक, फिर कपड़ा बनाने वाला हो गया, फिर तुमको यहाँ पे
जितना भी चीज बन रहा है, देखो एक तरफ होता है बनना, एक तरफ कुम्हार है जो अपना सामान बना रहा है, लोहार अपना बना रहा है, मान लो कपड़ा बुनने वाला अपना बना रहा है, घर के ढांचा ये सब तैयार करने वाला आर्किटेक्चर वो अपना बना रहा है, तो वो सब अलग है। और उसमें भी एक होता है व्यापारी, जैसे हमारा काम है उत्पादन करना, हम बेचेंगे नहीं, बेचने वाला कोई और व्यापारी होगा जो उसको लेकर के जाएगा और बेचेगा। तो हो सकता है कोई व्यापारी या फिर सरकार या कोई भी हो सकता है, व्यापारी का सरकार और कारीगर के व्यापारी, जैसे मान लो हम सरकार हैं, ये कारीगर है, ये व्यापारी है, तो हम इसको ये अपना व्यापार कर रही है तो इसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये इससे कहेगी कि ये काम करो, तू कारीगर है, तू हमें पूर्ति कर दो, थोड़ा से हम खरीदेंगे। ये बनाई कोई भी वस्तु, वो ये खरीदी, एकरा से खरीद ली और खरीद के औने पौने दाम पे कर ली, तो एकरा तो शोषण हो गया। तो एकर हित के रक्षा कौन करेगा, एकर भले के लिए कौन काम करेगा, तो वो कौन सा है, गिल प्रथा उठा, ठीक। हाँ मान लो, उसके बाद मान लो इसका हम शोषण करें कि देखो तू व्यापार कर रहा है, हम तुमसे इतना टैक्स लेंगे, ऐसा जितना भी व्यापार है सबसे लेंगे। तो इनको लगा कि अरे हमारा तो बचते नहीं हो रहा है, तो इसका भी शोषण कौन कर दिया, हम, तो ये अपन हित के रक्षा। तो वही था व्यापारी शिल्पकारों का एक अपना संगठन, समझ गया। अब यहाँ पे ऐसे ही किताब में सब चीज देवल नहीं, खाली गिल्ड प्रथा लिखल है, हम थोड़ा देते हैं कि समझ जाओ का था गिल्ड प्रथा। यहाँ पे देखो, ये है तुमको कुटीर उद्योग जो गांवों में होता था। ए लड़का, ये क्या चाहिए तुमको, कुटीर उद्योग है जो गांवों में होता था। देखो हाथ से बनाया जा रहा है, सब काम क्या चीज हो रहा है, हाथ से। और इधर है तुमको औद्योगिकरण के बाद मशीनीकरण, सब क्या चीज से होगा, मशीन से, समझ गया। ऐसा नहीं कि इसमें आदमी की आवश्यकता नहीं है, आदमी इसमें भी काम कर रहा है, मजदूर इसमें भी है, लेकिन यहाँ से कम और उत्पादन ज्यादा, मेहनत भी कम और उत्पादन ज्यादा, समझ गया। अब है कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे, तो एक वो करके कारण पढ़ो। सबसे पहला है आवश्यकता आविष्कार की जननी। देखो हम अभी तुम लोगों को बताए हैं कि इस टाइम तक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक देखो, अरे एक मिनट, हम पागल आदमी, कितना बार तुमको गलती अब तक हम बता चुके हैं, बार। आज के क्लास में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है ना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब ये होता है, हम सब बैल बुद्धि कर दिए रे, बैला कहीं को उनकी लिख के। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब गलती से दिमाग में 18वीं से 1850 बैठ गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब है 1750 के बाद। अब पूरा जो उत्तर मैं बोला बताए, हम अपना आधार पर अल्पटाह नियर तुमको हम दिए बता, और वो भी ऑनलाइन में भी दिए हम बता। भगवान करे माइक हमर खराब हो रहा है, ना तो वह डलाएगा। अब जो पूरा वीडियो देखा वो तो जान ही जाएगा। देखो कहानी को उसको समझो। 1750 के बाद औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ है, और 1750 के बाद अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। कोई उतना दूर के पहले का वीडियो देखेगा 10 गाली हमको देगा, डिसलाइक मार के, नॉट इंटरेस्ट करके, अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा। वेल मास्टर से भेंट हो गया हमारा, हैं? अब देखो, अब जो आधा ज्ञान लेगा वही उस आधार के सोचेगा, जो पूरा वीडियो देखा वो तो जान ही जाएगा। देखो किसी से भी कोई भी मिस्टेक हो सकता है, दिमाग में काज चल रहा है। हम 18 मतलब वही चल रहा है। देखो अब समझो बढ़िया से पीछे औद्योगिकरण एक दूसरे को कैसे करता है। 1750 के बाद ही मशीनीकरण की शुरुआत हुई और औद्योगिक विकास हुआ, और इसी दौरान ही यहाँ पे भारत में अंग्रेजों ने कब्जा करना भी 1757 देखो 15 लिख रहे हैं। अरे कुछ हो लेका हमरा लगा के हम मेहरुआ तीज ना का कैले है, लगा ही थे। हाँ 1600 ईस्वी कहाँ पढ़ लिया रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ना 1600 ईस्वी में हुआ है। बेला कहीं का कंपनी दो तरह के होता है। एगो कंपनी उद्योग होता है जहाँ उत्पादन होता है। कंपनी मतलब प्रोडक्ट बेचने वाला भी होता है, उत्पादन करने वाला जरूरी थोड़े को वही होगा। देखो यहाँ पे समझ बढ़िया से इसको, शांत रहो, बढ़िया समझो।
क्लियर करो एकदम, हाँ डिलीट। अब बीच में कुछ मत बोलो, खाली समझो। देख हमको समझाना है तुमको कि कैसे औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को और उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। दोनों का टाइम एक ही है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जब भी शताब्दी के बात हो तो हम कहते हैं कि जितना लिखल है उसका से एक पीछे चल जाता है। कितना लिखल है? 18वीं। कितना होगा? 17। हमको दिमाग में आ ही नहीं रहा था, हम धड़क धड़क बोलते जा रहे हैं। 17वीं हो जाएगा। और उत्तरार्ध मतलब होता है 50 से बाद, और पूर्वार्ध मतलब होता है 50 से पहले। समझ गए? यहाँ उत्तरार्ध लिखा हुआ है यानी 50 के बाद, प्लस में होगा। अब वो 50 के बाद 60 70 कोई भी हो सकता है। अब देखो तो इसमें और इसमें सिमिलरिटीज तुमको दिख रहा है। औद्योगिकरण की शुरुआत भी इसी टाइम पे हो रहा है और प्लासी का युद्ध भी इसी टाइम पे हुआ है। ये समझो कि जब यहाँ पे मशीनीकरण आया, औद्योगिकरण का विकास हुआ तो उत्पादन ज्यादा होने लगा। यहाँ से ब्रिटेन से लोग यहाँ सामान लेके यहाँ भारत पहुंचा। ठीक, भारत पहुंचे यहाँ बेचने के लिए, तो यहाँ कई तरह के टैक्स ये वो कई सारी चीजें थी। ठीक, तो उन सब चीजों से बचने के लिए वो कई सारे, अब वो 8वां क्लास में पूरा कहानी है, 8 में या आगे क्लास में कैसे कैसे किला बंदी किया, फिर सिराजुद्दौला उसका विद्रोह किया, फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हुआ। अब जो भी होए, मर तो गया बेचारा, 30,000 सेना लेके अपन गया था लड़ने, लेकिन ओकर सेनापति धोखा दे दिया। तो पूरा कैसे वो स्थापना किया, फिर कैसे ओकर सेनापति के, फिर ओकर दामाद के बैठाया, वो पूरा अलग कहानी है। अब वो पीछे कहानी को अपना लिंक करके समझिए। नहीं, बक्सर का युद्ध, सिराजुद्दौला नहीं था उस टाइम पे, ही था मीर जाफर था। ठीक, और फिर सिजाउद्दौला था, अवध के नरेश, और फिर मुगल बादशाह। ये 3 को मिलके। अब देखो यहाँ वहां नहीं जाना है, तो ये दोनों का एक ही टाइम पे है। देखा अंग्रेज की, अगर हम भारत पे कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ से कच्चा पदार्थ हम पकड़ भर भर के ले जाएंगे अपन देश। अब वहां से सामान तैयार करके यहाँ लिया के भी बेचेंगे भी अपने मर्जी से, और खरीदेंगे भी अपने मर्जी से। कोई हमारे पास दाम टैक्स लगाने वाला नहीं होगा। तो ये एक दूसरे को बढ़ावा दिया है। अब उधर के क्लियर हो गया, जल्दी आ गया कौची? तब पूरा 8वां के कहानी तरह पढ़ाई कैसे कैसे विकास होली है। अब पढ़ना है तो 11 12 में थी लो, आर्ट्स लो, और उसके बाद हम पढ़ाते हैं तुमको है ना। हो अब साइंस पढ़ेगा तो आर्ट्स कॉमर्स तो छोड़ना पड़ेगा। आर्ट्स कॉमर्स पढ़ेगा तो एगो पढ़ेगा तो 2 छोड़ना पड़ेगा। अब पीछे पढ़ा नहीं कि 8वें 9वें में पढ़ल जा है, तो मत पढ़ो। अब देखो यहाँ पे कैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, यहाँ भी तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे उपनिवेशवाद अलग एक टॉपिक है, वहां और बढ़िया समझना। देखो यहाँ, ए लड़का, अब सत्ता आविष्कार की जननी है। कैसे? सरकार ने यहाँ पे ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई था। पहले एकाधिकार दिए हुए था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाद में ये चीज को हटा दिया था और सबको अधिकार दिया। ठीक, तो स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति अपनाया कि व्यापार में हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र व्यापार करने के लिए। और इससे क्या हुआ कि व्यापार बहुत विकसित हुआ। जहाँ पे एक कंपनी थी वहां पे कई सारी कंपनियां अब कार्य करने लगी, कई सारी कंपनियां व्यापार करने लगी। ठीक, अब जब ये सब करने लगा तो वस्तुओं के मांग बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ता, क्योंकि अलग अलग कंपनी है तो सबके ना चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। हाँ, एकाधिकार था, बाद में उसको हटा दिया गया। ठीक, चार्टर एक्ट द्वारा आएगा दम धर 1813 में आएगा। एकाधिकार मतलब था कि ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी जो भारत में सामान बेचेगा खरीदेगा, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन के और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है। समझ गया? अब ना है, खत्म हो गया। कहाँ है? 1860 के आसपास कुछ ऐसी है जब खत्म हो गया। 1857 कहाँ है? हम पढ़े हैं तो नहीं है। ठीक, थोड़ा लगी है, हमारा लगी ना है। हम अब फिर देखो हमारा 8वां 9वां में लेके चला जाएगा, कहानी यहाँ लेके चल जा रहा है। वो में पीछे पढ़ेगा नहीं, आप करा के वहां से बताओ। अब कैसे हम बताएं? हमारे सिलेबस से पीछे आ जाएगा। हमको खत्म करना है तो उल्टा ले जा रहा है। देखो यहाँ पे तो कई सारी कंपनियों को खुलने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। सब कंपनी का अपना माल तैयार करना है तो सबको कच्चा माल चाहिए, तब ना तैयार करेगा। तो मांग बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति कहाँ से हो? तो उसके लिए जरूरी है कि उपनिवेश स्थापित कर लें। ठीक,
फिर वो सब तैयार करेगा तो उसको बेचने के लिए फिर मार्केट भी चाहिए। तो इस बढ़िया है कि भारत पर हम क्या कर ले, कब्जा कर ले। ऐसी बाकी देश के भी समझो जहाँ जहाँ कब्जा किया है। हम भारत के संदर्भ में इसलिए दे रहे हैं कि ताकि उसको बढ़िया से समझ सको अपने देश से। तो देखो अब उस टाइम पे जो काम था, जिस तरह के व्यवस्थाएं थी, जिस तरह के वहां पे मशीन वगैरह जो उपलब्ध था, उसके अंतर्गत तो ये चीज पूर्ति कर पाना संभव चीज नहीं था। तो व्यापारियों के लिए तत्कालीन ढांचे के आधार पर चीजों की पूर्ति कर पाना असंभव काम था। इसलिए जरूरी था कि हम मशीनों का आविष्कार करें। क्यों? एक कारण पर हो। कहा जाता है कि यहाँ पे दो लोग हैं, देखो यहाँ पे दो लोगों को पढ़ो, हम दो गो लोग नहीं, एक तरफ एगो एक तरफ 6 गो बनाएंगे। देखो ये एगो नन्हा मुन्ना राही है, देश के सिपाही है, एगो मजदूर, और यहाँ पे है तुमको एक टांगों में ना है, एक हाथ में ना लेना रहे। यहाँ जो किताब के अनुसार है, यहाँ पे कै गो है? 6 गो। अब समझो ये एक लड़का जो है, एक व्यक्ति जो है, एक मजदूर, एक वो है ये तुमको बुनकर, ये 6 वो है तुमको सूत काटने वाला, सूत की कताई करने वाला। ये कपास के बनाया जाता है जो पूरा लेंदी, अब वो है पीछे की कहानी में कैसे सूत बनता है, पीछे की क्लास में समझो सूत बनाया जाता है पूरा, ऊन देखा है गोल, फिर उसकी बुनाई की जाती है, इस तरह समझो। तो देखो ये 7 गो मिल के, 6 गो मिल के जितना सूत अकेले बनाएगा ना, माने 7 मिल के, 7 बोल रहे हैं, आज हमारा लगी थी कि हम पीयू के लिए है, ये 6 गो मिल करके जितना सूत बनाएगा उस सब के बुनने के काम ये अकेले ही कर देगा। कि एगो व्यक्ति है, जैसे देखो तुम्हारा काम है धागा बनाना, इसका काम है धागा से कपड़ा बनाना, समझो इसे। ठीक, तुम्हारे पास रुआ गया है, रुआ के मेर के धागा के रूप देना है। ठीक, मेन देखो ठीक के हम क्या बोल रहे हैं? ठीक। आज हमारे जय हिंद हो लोग नहीं काम कर रहा है, आज नहीं कहा है चुप जाने सुन, इन्हें उन्हें करके आप हमारा डिस्टर्ब कर दे रहा है। ये 6 गो मिल करके रुआ से धागा बनाया, ये 6 गो मिल के जितना धागा बनाएगा ना, ये अकेले ही से कपड़ा बनाने में यूज कर जाएगा। अब मान लो ऐसा 10 व्यक्ति है बुनकर, तो 10 गो बुनकर के लिए मजदूर का इतना चाहिए सूत बनाने वाला? 60 गो। अगर ये 100 गो है तो ये चाहिए 600 चाहिए। ठीक, अगर ये 1000 है तो ऐसा 6000, काफी महंगा पड़ जाएगा। तो जो जरूरी था ऐसा कि संस्था में काम हो, जल्दी जल्दी सूत बने। ये कारण समझ में आया? तो ये वो कारण है जिसके वजह से मशीनीकरण की शुरुआत होगी, औद्योगिकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि सूत बनाने वाले लोग ज्यादा थे, अब बुनकर उसका काम अकेले कर लेता था। समझ गया कि 6 गो मिल करके जितना सूत बना रहा है, अकेले वो बुनकर उसको यूज कर जा रहा है, तब बाकी बुनकर निकम्मा बैठा रहेगा कि हमारा सूते न मिला तो हम बनाए कहाँ से? पैसा उसको देना पड़ेगा। तो इस तरह कई सारी समस्या, मान लो पैसा नहीं भी दिया तो जो डिमांड है, जो मांग है, उसको तो पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये वो कारण था। यहाँ पे वही तुमको बता दिया गया है कि देखो एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफी समय तक बेकार बैठना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। ये हमेशा व्यस्त रहेगा, ये इसको धागे नहीं मिला, आराम से बैठल है। ठीक, जैसे गांव में कैसे भाई लेबर हमेशा व्यस्त रहे, मिस्त्री आराम से खैनी रगड़ते रहे, मसाला बनाओ पहुंचाओ, ईटा बजाओ गया करने लेकर ठक ठक मार दिया, फिर का मसाला बनाओ, अपने बैठ के छैना में मर रहा है ठाए ठाए, देख लें खरीदे। बिल्कुल उसी प्रकार से था। समझ गया कि 6 गो लेबर के अकेले को मिस्त्री खटा देता है, उसी प्रकार की व्यवस्था था। अब जब तक वो सब मसाला तैयार करके ईंटा पहुंचा के ना रखेगा, मिस्त्री आराम से बैठल है। तो ऐसा कुछ कल जाए कि वो मिस्त्री भर काम है, वो 6 गो लेबर के बराबर कोई और कर देवे, मशीन कर देवे, चल आया मशीन गिट्टी सीमेंट मिला के एक बार पहुंचा दे, अपने ले 10 तला पर कर काम बैठल है ना। उसी तरीका से ये था। ठीक, पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों के द्वारा तैयार किए गए धागे का उपयोग कर सकता था। 6 गो सूत काटने वाला जितना बनाएगा उसको अकेले एगो बुनकर यूज कर जाता था। तो ऐसे में ये जरूरी पड़ा कि सूत के उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। बुनकर सब निकम्मा बैठ रहा है, तो ये वाला मजदूर बढ़ाए पड़ेगा, ये मजदूर बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा व्यवस्था रहे कि मजदूर कम लगे, सूत के उत्पादन ज्यादा है,
ताकि बुनकर के हम व्यस्त रखें, और इसलिए मशीनीकरण का आविष्कार हुआ, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। समझ गए? 18वीं शताब्दी में यानी 1700 ईस्वी में के उत्तरार्ध है, यानी 1750, आपने भूलो 1750 के बाद, 1750 के बाद इंग्लैंड के लंदन में या कहो ब्रिटेन में, जो तुमको समझना है, क्योंकि ब्रिटेन लंदन नहीं थी, इंग्लैंड एक ही बात है, ठीक। तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो लंदन है, वहां पे नए नए मशीनों का आविष्कार शुरू हुआ, और ये आविष्कार ही आगे चल के उद्योग के क्षेत्र में इतना वृद्धि करवाया, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति आ गया। समझ गया? औद्योगिकरण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है, यहीं से औद्योगिकरण आया, और जब औद्योगिकरण आया तब कौन आ गया? उपनिवेशवाद की जगहों पे कब्जा करो, काहे लगी? कच्चे माल की पूर्ति के लिए और तैयार को बेचने के लिए। तो इन दोनों का वजह ये नए नए मशीनों का आविष्कार। हाँ, तो इंग्लैंड मारो चाहे ब्रिटेन मारो, लंदन आज तक देवे नहीं किया है कभी, इंग्लैंड देगा तो देगा, तो मारला लंदन दे देगा, तुमको ऑप्शन बनाएगा, तेरे को लंदन रहेगा, वो बाकी कुछ दे सकता है। हाँ, तू इंग्लैंड या ब्रिटेन याद रख, लंदन के खा जो, समझ गए? एग्जाम के दृष्टि से समझ गया? ब्रिटेन में या लंदन में औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अब देखो, यहाँ से तुमको एकदम MBBA लाइन से किताब में सब मिलेगा, और तुम लोगों को देखते हैं, नहीं तो तुम लोगों को हम होमवर्क देंगे इसको शॉर्ट में लिखने के लिए। 3 को तुमको घरे से घर बनाना है, 1 2 3। इसमें लिख लिए वर्ष, ठीक, इसमें लिख लिए आविष्कार, इसमें लिख लिए आविष्कारक, किस साल, कौन सा, किसने। ये टेबल बना के याद रखो, इजी रहेगा। समझ गई? जैसे यहाँ पे है ना कि 1969 में बाल्टन के एक निवासी, ये जगह छोड़ दो कहाँ के था, वैसे अपन याद रखना तो रखना। 3 चीज याद रखना। 1969 में 1769 के हम 369 बोल रहे हैं। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना है? 1700 स्पिनिंग फ्रेम है, जेनी नहीं, फ्रेम जेनी नीचे है। अरे हमरा सुनो, अभी देख रहा है 8 गो पेज न खत्म हुआ है, चुप रहो। देखो यहाँ कैसे बनाना है, समझो। यहाँ 1769 लिखेंगे, कोई आगे पीछे कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यही 1769 लिखो। जैसे मान लो में वर्ष में आविष्कार में आविष्कारक लिख दिए, तो यहाँ डेट डाल दिए। यहाँ क्या होगा? स्पिनिंग फ्रेम के, और यहाँ पे कौन किया था? तो रिचर्ड। यहाँ पे ऐसे करके सब लाइन से टेबल बना के लिखिए, कल ये लेके आना है और आपको याद दिलाना है। यहाँ देखने में कौची है, चुप रहो। यहाँ देखो, हाँ, तो ये हम एगो भात के मैप हमें मिला ना, सब मशीन तो हम दिखाई रे। देखो यहाँ पे 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाया था, जो पानी से चलता था, जल शक्ति से। ठीक, अच्छा ठीक। अब यहाँ पे हम फोटो रखे हुए हैं, अब फोटो, एक मिनट, हाँ तो ठीक, शांति बैठिए। टिकटॉक के वीडियो देखेला याद रहा, फोटो देखेला याद ना रहा, जाके घरे देखो तो भुला जाते, तोर गलती है, तू भुला जाता, हम ना भूलें। तोरा परीक्षा देवला तो नहीं याद है, सब हम ही करके दी, फिर कहिए कि ओका चला के दिखाइए। चला के हम दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियर। उसके बाद दूसरा देखो 1770, देखो सब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। 1750 के बाद सब कहानी है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है स्टैंड हिल। अब ये तुमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको याद रखना है कौन? जेम्स हारग्रीव्ज ने, हाँ हारग्रीव्ज। तो जेम्स हारग्रीव्ज ने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, जो कांची के मशीन था, सूत काटने वाला। और जहाँ पे देखो ये नाम है रे गधा, ये स्पिनिंग फ्रेम है।
नमक अनपढ़ गंवार जाहिल बुजदिल, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या लिखल है? हाँ तो काटने ही लिखा था, यहाँ भी देखो क्या लिखल है, यहाँ काटने हो गया नहीं, यहाँ काटने ही होगा। सूत कटाई होता है, सूत के कटाई नहीं होता है। सब वीडियो का खराब हो जाएगा, इतना हल्ला कर रहा है। सूत कटाई होता है, कटाई नहीं होता है। ट नहीं त, किताब में देखो, हमको लिखने में यहाँ हो गया होगा मिस प्रिंट, हम मानते हैं। काटना नहीं होता है, काटना होता है। तो यहाँ पे दोनों सूते वाला बनाया था, ये भी सूते काटने वाला बनाया है और ये भी सूते वाला। इसका सूत काटने वाला में क्या था कि जहाँ पे एक धागा कटता था ना, वहां पे कितना बना सकता था एक बार में? 8 गो। यानी जब ये बताए थे कि अभी 6 व्यक्ति बनाएगा, ये 8 व्यक्ति के काम अकेले करेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया स्पिनिंग जेनी। ठीक, कब बना है? 1770 में। कौन बनाया है? जेम्स हारग्रीव्ज। ये 3 चीज याद रखना है। 1770 में जेम्स हारग्रीव्ज स्पिनिंग जेनी। एक टेबल बना के करना है। आगे देखिए 1773 में लंकाशायर के एक व्यक्ति है। अब देखो पूरा कहानी, अब पूछेगा, ये पूछ सकता है कि लंकाशायर कहाँ है, या बाकी के शहर के नाम लेते हो कहाँ है। बताओ मुख्य रूप से हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ब्रिटेन की कहानी, तो लगभग सब उधरे के आएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 चीज पूछता है, वर्ष, आविष्कार, आविष्कारक। तब हम वही याद रखेंगे। वर्ष किस वर्ष हुआ है। जैसे यहाँ पे वो पूछ देगा कि जॉन के ने कौन से निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जॉन के ने किया था? फ्लाइंग शटल के। पूछेगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1700। पूछ देगा 73 में। हाँ, कौन किया था? यही 3 चीज तुमको पूछेगा, समझ गया? तो जॉन के पूरा नाम है, ये पूरा नाम है जॉन के, समझ गया? तो 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल के आविष्कार किया था। वो कहाँ के था? लंकाशायर के। ये आप किताब में रखिएगा, आविष्कार, आविष्कारक और वर्ष टेबल बना के अलग अपना कॉपी पर बना लीजिएगा, समझ गए? उसके बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया, स्पिनिंग व्हील को बनाया, जिससे बारीकी से सूत को काटा जा सकता था। यानी स्पिनिंग जेनी से भी बढ़िया और बढ़िया। जैसे हमने चरखा से बना थे, धागा कैसा रहता था? मोटा मोटा। आज देखो पता चल रहा है कि में धागा है, कपड़ा में पता चलता है कि धागा है। अरे मान लेते हैं प्लास्टिक है, लेकिन ये भी तो प्लास्टिक के धागे से बना है। जितना भी वस्त्र है सब धागा से बना है, लेकिन धागा इतना महीन महीन है कि पता नहीं चलता कि में धागा है। तो ये और बारीकी से उसको काटने लगा। उसके बाद 1785 में, सब याद रखना है तुमको, एडमंड कार्टराइट ने वास्प से चलने वाला एक मशीन बनाया, जिसका नाम क्या था? करघा था। ये कपड़ा बनाने वाला करघा, और ये चलता था कौची से? भाप से। तो कोयला से भाप बनाया जाएगा, भाप से चलेगा, समझा? और उसका नाम क्या था? पावरलूम। पावरलूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। कब किया? 1785 में। हाँ, ये भी करघा था, कपड़ा बनाने वाला। ठीक, हाँ, सब वही मेन। वहां पे अभी हम बता दिए कि ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग प्रमुख था, इसलिए उसी के पास ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए टॉमस बेल नाम के व्यक्ति ने, अब इसका वर्ष नहीं दिया कि किस वर्ष बनाया है, तो पूछेगा भी नहीं तुमको, बुक में नहीं, इतना ही पूछेगा। लिखना है तो गूगल वगैरह करके अपना लिख सकता है कि टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई के आविष्कार कब किया, आंसर आ जाएगा, लिख लो। लेकिन ऐसे एग्जाम में तुमको नहीं आएगा। तो बेलनाकार छपाई के शुरुआत कब किया था? ये वर्ष नहीं हम लोग को पता है, लेकिन टॉमस बेल ने ये किया। और यहाँ पे ये से क्या हो गया कि सूती कपड़ा पर अब पेंटिंग होने लगा, हाँ, डिजाइन बनने लगा। नहीं, हाथ से होता था, हाथ से उस पे बनाया जाता था, चित्रकारी किया जाता था, जो भी ये सब डिजाइन वगैरह है। अब ये जो बनाया मशीन, इससे कैसे बनने लगा? मशीन से, और बहुत बढ़िया सुंदर कपड़ा और आकर्षक लगने लगा, तो लोग उसकी मांग और ज्यादा करने लगे थे। यहाँ से भी इसका विकास हुआ है। उसके बाद 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। अब देखो, इस सबके देश न दिले, जगह न दिले कि कहाँ के था, तो हमको 3 चीज लिखना है, आविष्कार, आविष्कारक और वर्ष। टेबल बना के कल लाना है, और नहीं तो अगर नहीं बनाने हैं तो फिर हम बना देंगे यही। वो अलग है, ये अलग है। वाष्प इंजन के बाद में तुमको रेलवे सब की शुरुआत होगी, हाँ, वो सब की शुरुआत करेगा। तो ये जेम्स वाट ने बना दिया भाप से चलने वाला इंजन। अब इंजन चला तो बाकी के बोगी भी चलेगा, बाकी के भी और कई सारे उद्योग हैं वो चलेंगे। ठीक, उसके बाद 1815 में हम्फ्री डेवी ने खदान में काम करने वाले, जो कोयला इस सब के खदान में काम करते थे, तो वहां पे नीचे रहता है, अंधेरा रहता है, कि जे फिल्म में देखा है कितना अंधेरा रहता है,
तो अब हर जगह बल्ब तो नहीं लगा के चल सकते हैं, या बल्ब टांग के या ललटेन जला के, तो काम कैसे करेंगे इसे? तो उसने एक बनाया तुमको सेफ्टी लैम्प, बस बस, हाँ अब देख लीजिए लगा दिया, आराम से काम करते रहिए, किसी प्रकार के आपको कोई अवसर दिक्कत नहीं होगा। अब भले उसका रूप आज बदल गया है, लेकिन शुरुआत वही किया था। बल्ब जब हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो एडिशन बनाया था दोनों एक ही है, लेकिन उसी पर धीरे धीरे है मैया, अभी छुट्टी ना हो तो आराम से बैठ, अभी उसका टेस्टो हो, टेस्ट ही हो ना है। अच्छा ठीक है, क्लास देखो, बस होइले ज्यादा ना, तनी सुन इधर उधर हो, ए लड़की तू आओ, डिस्टर्ब कर रही है, चलो उन्हें बैठो। देखो, औद्योगिकरण में तीसरा कारण होता है लोहा और कोयला, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दूसरा मशीन के लिए हमको लोहा के। तो ऊर्जा के पूर्ति कोयला करता था, और मशीन बनाने में जो चाहिए धातु उसकी पूर्ति लोहा करता था। और ब्रिटेन में ये दोनों था। अब ब्रिटेन में ना था तो भारत में तो है, ये था, यहाँ से भर भर के लेके चल जाएगा। तो दूसरा चीज कौन था? कोयला और लोहा की प्रचुरता, जिसके वजह से औद्योगिकरण आया। समझ गया? उसके बाद है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। इस टाइम पे मशीन ये सब आने से, नए नए मशीनों के आविष्कार होने से एक चीज और शुरू हुआ था, फैक्ट्री प्रणाली, यानी फैक्ट्री लगना। ठीक, तो फैक्ट्री लगने लगा। फैक्ट्री मुख्य रूप से हम बताए हैं कि लंकाशायर और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का एकदम केंद्र था। यानी जब भी नाम सोचो तो दिमाग में कपड़े के फैक्ट्री आता था, इतना था। समझ गया? और उसके बाद 1805 के बाद वहीं पे एक और जगह है न्यू साउथ वेल्स, जहां पे ऊन के उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। तो इस तरह से फैक्ट्रियों का हुआ। इंडस्ट्री में फैक्ट्री में थोड़ा सा के अंतर होता है, समझ गए? इंडस्ट्री में होता वही है, लेकिन थोड़ा सा के फर्क ये रहता है कि जैसे कैसे बोले हम, कैसे, अरे हमारा समझ में आ रहा है, तोरा कैसे समझाए ये न समझ में आ रहा है। अरे मुंह से तब बोले तो का बोले, ये समझ में आ रहा है कि तोरा समझ में आ जाए। इंडस्ट्री और फैक्ट्री, एक काम करो, इसको पेंडिंग में रखो, क्योंकि अभी हमको इस समझ में आ रहा है, तुमको हम समझाएं कैसे बढ़िया डेफिनेशन। अरे फैक्ट्रियों उसी प्रकार का होता है, जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री में फिलहाल ऐसे समझो ना कि इंडस्ट्री किसी का नाम होता है। जैसे हम खोल दिए अपने नाम पर एक राज इंडस्ट्रीज। अब इस राज इंडस्ट्री में तुमको तेल के भी फैक्ट्री हो सकता है, समझ जाओ, ऐसे कपड़ा के भी फैक्ट्री हो सकता है, ठीक, लोहा के भी फैक्ट्री हो सकता है। तो एक तरह से कहो कि फैक्ट्रियों अलग अलग खोल सकते हैं, नाम एक ही है, राज इंडस्ट्रीज। समझ गया? अब जैसे देखो, हाँ, जैसे समझो हमने के बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, तो उसमें तुमको हर तरह के गाने भी बनते हैं, फिल्म भी बनते हैं, कई सारी चीजें बनती है। उसी प्रकार से इंडस्ट्री होता है। समझ गया? हाँ, मतलब जहाँ पर ढेर सारा होते हैं फैक्ट्री, हाँ, हमारे खुद के नाम से बताओ ना ढेर माने कोई एगो व्यक्ति कहते हो सकता है। अब मान ले एगो तोर फैक्ट्री, आ एगो हमर फैक्ट्री, एगो स्वतिया के फैक्ट्री, आ एगो अदितवा के फैक्ट्री, तोर को चिन्ह मैया, हाँ, ये ज्योतिया के फैक्ट्री। अब कहते कि सब के एक साथ इंडस्ट्री का है, तो तोर है। लेकिन मान लो यहाँ पे तोर कपड़ा के फैक्ट्री, ये है तोर लोहा के फैक्ट्री, ये है तुमको चलो ऊन के फैक्ट्री, हाँ, यहाँ चीनी के फैक्ट्री, यहाँ तेल के फैक्ट्री। तो तुम अपना एक नाम रख लिया राज इंडस्ट्री, जेकरा में सब फैक्ट्री है। समझ गया? बाकी और बढ़िया से कल बताएंगे। ऐसा ऐसा सवाल तूने पूछता है ना यार, मास्टर सोचो ना सके कौची से पूछा, एक एक शब्दवा के पूछा कि शब्दवा के मतलब बताओ। ठीक है, पूछो, तोरे बहाने हम तो जानेंगे। अच्छा ठीक है ना, देख होने के बाद खत्म करो। पांचवा चीज जिसके कारण औद्योगिकरण के विकास हुआ वो था संस्था श्रम। संस्था श्रम यानी संस्थे में मजदूर उपलब्ध था ब्रिटेन में, उसके अलावा भारत में भी। समझ गया? या जहां भी उसका उपनिवेश था। तो यहाँ पे एक प्रथा चलता था, बराबंदी। कुछ हाँ हमारा फुटल है कि बराबंदी प्रथा क्या है बता रहे हैं, आगे बराबंदी
है। चुप। देखो यहाँ बाराबंदी प्रथा के परिणाम स्वरूप छोटे किसान भूमि देखो बाराबंदी में क्या था, नहीं वो अलग था, समझो आगे है। बाराबंदी में था ना कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे ना, उन लोगों ने क्या किया ना कि ब्रिटेन के जो छोटे छोटे किसान हैं उनके जमीनों को खरीद लिया। ठीक, हाँ छोटे छोटे, उनका छोटा छोटा खेत होता था। अमीर आदमी खेत थोड़े बेचा है, सब जो भिखरिया टिपन के 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा है ना, वही बेची चलता है, समझ गया। 1-2 बीघा है, वही एकड़ में जमीन है वो खरीदते रहता है और इसको बड़ा करते हैं। ठीक, बाकी सब तो वही सब के काम है। तो छोटे छोटे के मजदूरों किसानों से क्या किया, व्यापारी सब जमीन खरीद लिया और बड़ा सा अपना कब्जा करके पूरा एक फार्म का निर्माण कर दिया, फार्म बना दिया उसको। हाँ, वहां पे उत्पादन करेगा अलग अलग चीज के, समझ गया। अब ये जो किसान थे इनका जमीन तो गया, तो अब क्या करबो, अब फालतू बैठल है, तो ये लोग चल दिए शहर की ओर और शहर में जा करके वहां पे काम कर ढूंढने लगे फैक्ट्रियों में। अब सब तो बेच ही देला लोग, इतना वहां पे भर गया कि अगर तुम उसको कहोगे कि बउआ रे तुमको हम 100 रुपया देंगे, चलो काम करे, तो बगल वाला 50 रुपया में करने तैयार है कि हम 50 में कर दो, लिया चलो ना हमारा। तो श्रम एकदम क्या हो गया, सस्ता हुआ, तो ढेर मजदूर लगा दिया, इसलिए उत्पादन बढ़ गया, औद्योगिकरण के विकास हुआ और फैक्ट्री लगा दिया और लगा दिया, समझ गए, ये समझ गया। तो यहाँ पे बाराबंदी प्रथा के परिणाम स्वरूप छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए थे। ठीक, कोई जमीन नहीं था तो मजदूर बन गए और जीविका उपार्जन के लिए कम मजदूरी में भी काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर शहर के फैक्ट्री में जाके जमा हो गए थे, समझ गया। अब उसके बाद था तुमको यातायात की सुविधा। तो देखो वाष्प इंजन का आविष्कार हो ही चुका है। अब पहले से भी इस सब के पास जहाज उपलब्ध है था, तो जहाजों के माध्यम से भी कर रहा था और उसके बाद वाष्प इंजन इस सब के शुरुआत हुआ, तो यहाँ पर रेल मार्ग की भी शुरुआत हो गई और सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आसान हो गया। तो इस वजह से भी औद्योगिकरण का विकास हुआ। उसके बाद है औपनिवेशिक स्थिति। हम लोगों को हम करें अंग्रेज को, इंग्लैंड को सामान खरीदने के लिए और बेचने के लिए, कच्चे पदार्थ के लिए और तैयार पदार्थ के लिए, यानी जो कच्चा माल है वो और जो तैयार वस्तु है वो, दोनों के लिए मार्केट चाहिए था। और उपनिवेश इसका इतना बड़ा था कि उन दोनों की पूर्ति हो जा रही थी। ये ब्रिटेन भारत से ले रहा था, ये दक्षिण अफ्रीका से लूट रहा था, ये अमेरिका से लूट रहा था और फिर उसी देश के सामान को तैयार करके उसी के देश में बेच भी रहा था। पहला बार से ब्रिटेन में हाँ, कहाँ पर गया था मार्केट? भारत में सबसे पहला जो इसका आता है किला बंदी के, वो हमको जहाँ तक याद आता है हुगली में 1600 कुछ ईस्वी में हुगली नदी के किनारे लगाया था। अब उसके पहले भी हो सकता है, तो फिलहाल हमको नहीं याद है, लेकिन हमको जो याद है पहला उसका जो हुगली नदी के किनारे था। हमको लगता है एक जगह और कहीं है, लेकिन ऐसे हुगली याद रखो, हुगली था बंगाल में, हुगली नदी है ना उसी के किनारे। हाँ, इस टाइम तक अमेरिका औद्योगिक क्रांति आते आते तक अमेरिका आजाद हो चुका था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसके पास उपनिवेश था और उपनिवेश से यहाँ जैसे भारत जैसे, समझो उपनिवेश की स्थिति, भारत जैसे संसाधनों से परिपूर्ण देशों को ब्रिटेन को व्यापार के लिए अपनी ओर आकर्षित किया, व्यापार करने के लिए यहाँ आया, ठीक। और उसके बाद जब यहाँ पे व्यापार किया तब बाद में यहाँ पे उपनिवेश की स्थापना किया, यानी कि उन देशों को गुलाम बना लिया, जहाँ से उसको कच्चे मालों की पूर्ति भी हो गई और बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हुआ और दोनों चीज इसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, लाभकारी साबित हुआ। तो ये सब वो कारण थे जिसके वजह से औद्योगिकरण आया। अब तुमको अगर एग्जाम में आ गया कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे, तो तुम्हारे बुक में से अलग कर करके नहीं है, ये हम छांट के लिख दिए हैं। तो आप नोट्स देख लीजिए, ना होगा तो ग्रुप में भेज देंगे। और इसको और आप छोटा अगर बना सकते हैं अपना एग्जाम के लिए, तो और छोटा करके उसको लिख लीजिए, समझ गए। अब तुमको अभी पूछा बाराबंदी प्रथा क्या था, तो समझो बाराबंदी प्रथा, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी दम 1780-90 के आसपास में। ए लड़का,
हुआ था, ठीक, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे किसानों के छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर लिए थे और किसान मजदूर बन गए थे। वही था तुमको बाराबंदी प्रथा। अगर पूछ देवे तो यही चीज तुमको लिखना है बाराबंदी प्रथा में। उपनिवेशवाद, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, वहां के शासन प्रशासन संसाधन हर चीज पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस कमजोर देश को हम उपनिवेश कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब बोल रहे थे तो हमने बतिया रहा था अंतिम वर्षों मतलब एकदम 1780-90 के पास चले जाओ, अंतिम एकदम लास्ट में जहाँ 1700 ईस्वी खत्म होगा, ठीक। 18वीं शताब्दी तो एक पीछे जाएंगे, कौन चला? 17वीं चल रहा है। अब कह रहे हैं अंतिम, तो अंतिम में कहाँ चलेगा? 80-90 के दौर, समझ गया, उसके बाद के दौर। तो यहाँ पे उपनिवेशवाद के अगर ये तुम्हारे लिए MBBI पूछता है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं, लगता है तीसरा बार पढ़ रहे हैं, ठीक। एक बार लगता है कि भूगोल में पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, न तो राजनीति में पढ़े होंगे या इतिहास में पढ़ रहे हैं, 3 जगह तो पढ़ लिए हैं। तो देखिए परिभाषा, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत पर ब्रिटेन, समझ गए, भारत में ब्रिटेन कब्जा कर लिया था, उपनिवेश बन गया था। एक आएगा, तुमको किताब पढ़ोगे तो उनमें गुमाश्ता, जब अंग्रेजी व्यापारी यहाँ पे आया था, ठीक, तो उसको सामान खरीदना बेचना था, तो ये लोग क्या करता था कि यहाँ पे मजदूरों से काम करवाना था, तो काम करवाने के लिए बीच में बिचौलिया था, दलाल था, एजेंट था, यही के लोग। जैसे हम अंग्रेज आए और ये हमारे एजेंट है, दलाल है, ये क्या करेगा, यहाँ के मजदूरों से मिलेगा, जाकर कहेगा कि फलना एगो व्यापारी आयल है, उसके यहाँ काम करेगा, इतना पैसा देगा तुम लोगों को, तो तू कहेगा कि हाँ, तो तुमको शुरुए में दे देगा पेशगी, पेशगी मतलब बयाना, कि ले इतना रुपया ले, और रुपया लेके चल काम करे, फिर काम करवे तो थोड़ा पैसा मिलेगा, समझ गया। तो ये जो काम करता था, जो एजेंटवा दलालवा, उसी को क्या कहते हैं? गुमाश्ता कहा जाता था। देखो, अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से भारत के कारीगरों को बयाना दे करके उत्पादन करवाते थे, यानी काम करवाते थे, और ये जो एजेंट थे उन्हीं को गुमाश्ता कहा गया है, या इन्हीं को गुमाश्ता कहा जाता था। इसका काम था मजदूर को और अंग्रेज व्यापारी के बीच में संपर्क करवाना, जिसके लिए पैसा लेता था, ठीक। दलाली वाला काम, कैसे खेत खरीदे वाला है, एगो बेचे वाला है, बीच में एगो घुसा रहता है, हाँ, जो दोनों के मिलाता है, तो वही वाला काम भी करता था, जिसको एजेंट भी कहते हैं, उसी को हम लोग गुमाश्ता भी कहते थे। हाँ, इसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में दलाल कह लो। और याद रखना, दलाल जो बोलते चलता है कि दलाली करे, दलाल असल में गाली है, तो दलाल गाली शब्द में यूज होता है। मिथुन के वो फिल्म है दलालू में, वह कह देता है दलाल, मार के चीर फाड़ कर देता है, उठा पटक, फिल्म के नाम है दलाल, समझ गए। लेकिन आजकल लोग गर्व से कहता है कि हम दलाल हैं, ब्रोकर गर्व से कहता है, पता नहीं कि दलाल गाड़ी में यूज होता है। अब यहाँ देखो, चार्टर एक्ट ये आया था 1813 में। ऐसे चार्टर एक्ट कई गो आया है, लेकिन हम लोग यहाँ कौन पढ़ने वाले हैं? तुमको भी यही वाला पूछेगा, ठीक। अब देखो ना, तब पढ़ेंगे तो ना, यहाँ देखो ना लिखल का ना पढ़ेगा, हमरे से पूछेगा। ये आया था 1813 ईस्वी में, जिसके तहत यहाँ पे क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई गई, समझ गया। पूछेगा कि किस एक्ट के तहत तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813। अरे तू एकदम मोटा दिमाग है, तो लिखल बुझाई थोड़ी, कौची लिखल है? हाँ, वहाँ के सरकार दे ले, वहाँ के महारानी जो महाराजा ले वो दे ले, और कौन दे ले? संसद दे ले, ब्रिटेन के, समझ गया। तब ना ब्रिटेन के संसद द्वारा वो कानून लाया गया कि नहीं, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, बहुत ही नुकसान हो रहा है, और स्वतंत्र अपनाया गया था, समझ गया, क्लियर। उसके बाद एक तुमको आएगा निरोधोगीकरण। 1850 के बाद जब यहाँ पे औद्योगिकरण आया, अंग्रेजों का यहाँ पे उद्योग शुरू हुआ, तो उसके बाद भारत के जो कुटीर उद्योग हैं वो उसके सामने नहीं टिक पाए, उससे कंपटीशन नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि इसको सब कुछ सस्ते में मिल जाता था,
मशीन से बनाता था और हमारे यहाँ अभी भी हाथ से हो रहा था, तो उसके सामने टिक नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, भारतीय कई सारे कुटीर उद्योग बंद हो गए और इसी को निरुद्योगीकरण कहा गया। अगर पूछ देवे तो डेफिनेशन यही एकदम सेम टू सेम लिख देना कि 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिसका कुप्रभाव भारत के कुटीर उद्योगों को पड़ा और वह बंद होने के कगार पर पहुंच गए या बंद हो गए, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण कहा है या निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी है, यही नाम दिया है। यही था तुम लोगों के आज की क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे कैसे। उस देखो एक तरफ हम लोगों का ये फैक्ट्री बंद हो रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ यहाँ के व्यापारी वर्ग फैक्ट्रियों का स्थापना भी कर रहे थे, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।